शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बिहार में छात्र आंदोलन के दौरान सिवान में एक जवान ने AK-47 से फायरिंग की थी और अब इस मामले को तेजस्वी यादव ने तूल दे दिया है। तेजस्वी यादव इस मुद्दे पर 19 अगस्त को लोक भवन मार्च करने वाले हैं और ये बात अलग है कि उस जवान को सस्पेंड कर दिया गया है और विभागीय जांच भी जारी है। अब तेजस्वी यादव के विधानसभा मार्च पर एनडीए तंज कस रहा है और एनडीए का कहना है कि तेजस्वी यादव ने बहुत देर कर दी। हम सब लोग जो है पार्टी दफ्तर से राजभवन तक हम लोग जो है मार्च करेंगे। ये तस्वीरें हैं 25 जुलाई की, जब छात्रों के आंदोलन के दौरान सिवान में एक जवान ने AK-47 से फायरिंग की। इस मामले में सिपाही को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जा चुका है। विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। लेकिन अब इसी मुद्दे पर तेजस्वी यादव 19 अगस्त को लोक भवन मार्च करने जा रहे हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या तेजस्वी ने बहुत देर कर दी? कि जिस हिसाब से छात्रों पर AK-47 से गोलियां चलाई गई, बिहार की धरती पे जो हुआ वो पूरे देश ने देखा। तो आखिर ये किसके आदेश पे हुआ कि आने वाले 19 अगस्त को 11 बजे से हम सभी पार्टी के जितने एमएलए हैं, विधायक हैं, एमएलसी हैं, पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं, हम सब लोग जो है पार्टी दफ्तर से राजभवन तक हम लोग जो है मार्च करेंगे। AK-47 से फायरिंग मामले में तेजस्वी के लोक भवन मार्च पर सियासी पारा हाई हो गया है। तेजस्वी यादव एनडीए के निशाने पर आ गए हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने तेजस्वी पर तंज कसते हुए कहा कि तेजस्वी ने बहुत देर कर दी, आरजेडी का कोई ग्राउंड ही नहीं बचा, इसलिए अब उन्हें दिव्य ज्ञान आया है। तो उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि उनका सारा समय विदेश में बीत रहा है। देखना है इस प्रदर्शन के बाद विदेश चले जाते हैं या फिर बिहार में जमे रहते हैं। बहुत लेट कर दिए। अगर यही इशू उठाना था तो जब हुआ था तभी न उठाते ही बात को। अब तो झारखंड की तरफ जाए ना, वहाँ मार्च करके जाए एस्टूडेंट के बीच में, जहाँ सरकार में तो वो भी है ना, तो झारखंड में काहे नहीं जाते देखने के लिए? तो यह कोई मुद्दा अब नहीं है, लेकिन चलिए अब इसी को मुद्दा बना करके अगर तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता के रूप में सड़क पर आ रहे हैं तो यह भी एक अच्छी बात है, वरना उनका सारा समय तो विदेश में बीतता रहा है। अब आगे देखते हैं कि विदेश इस प्रदर्शन के बाद चले जाते हैं या बिहार में जमे रहते हैं। तेजस्वी के लोक भवन मार्च पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी पर मजबूरी में मार्च निकालने की तैयारी बताया। वो राजनीति में बहुत पीछे छूट चुके हैं, ऐसा कहा। तो कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने तेजस्वी पर तंज कसते हुए कहा कि बहुत जल्द तेजस्वी को जनता की याद आई है। तो तेज प्रताप यादव ने इनको मजबूर कर दिया, बैक बेंचर हो गए। तेज प्रताप यादव को नेपथ्य में डाल दिए थे, पढ़ा लिखा नौजवान, बड़ा बेटा, वह आंदोलन का नेतृत्व करता थे। अब इनको लग रहा है कि हम तो छूट गए, तो कभी डीजीपी से मिल रहे हैं, कभी राजभवन मार्च कर रहे हैं, लेकिन मार्च क्या करिएगा? ये जब नींद से जगते हैं तब जाकर करके कार्यक्रम शुरू करते हैं। सरकार ने निर्णय ले चुकी है, एक्शन हो चुका है, बच्चों के साथ सरकार की पूरी सहानुभूति है। छात्र आंदोलन के दौरान AK-47 से फायरिंग मामले के काफी दिन बीत चुके हैं। जब ये आंदोलन चल रहा था तब तेजस्वी यादव अपने परिवार के साथ विदेश दौरे पर थे। यहाँ तक बांकीपुर उपचुनाव में तेजस्वी के नहीं रहने पर सवाल भी उठ रहे थे। तेजस्वी ने बांकीपुर उपचुनाव के आखिरी 2 दिन पहले प्रचार किया। ऐसे में तेजस्वी के लोक भवन मार्च पर एनडीए सवाल खड़े कर रहा है। क्या विदेश दौरे में व्यस्त तेजस्वी काफी देर कर चुके हैं? क्या तेजस्वी अब सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए लोक भवन मार्च करेंगे? न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ पटना से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। बढ़ते आगे, संसद का मॉनसून सत्र हंगामा और प्रदर्शन की भेंट चढ़ गया। सत्र के आखिरी दिन भी कोई काम नहीं हो पाया। सदन में संग्राम के हालात बने रहे।
लोकसभा और राज्यसभा दोनों अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। ऐसे में एनडीए ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। गिरिराज सिंह से लेकर के रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी को मनबढ़ू, उद्दंड, सनकी और अनुशासनहीन बताया है। ऐसा तो नहीं बोल सकते। सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। हंगामा, हंगामा, हंगामा और विरोध प्रदर्शन। संसद के मॉनसून सत्र का यही हाल रहा। उम्मीद थी संसद का मॉनसून सत्र आखिरी दिन बिना शोरगुल के चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। संसद के मॉनसून सत्र का आखिरी दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। हंगामे के बीच लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। मॉनसून सत्र के 25 दिनों के भीतर लोकसभा की 18 बैठकें हुई, लेकिन चली कितनी? सिर्फ 17 घंटे 4 मिनट। यानी एवरेज देखें तो एक दिन में 1 घंटा भी लोकसभा नहीं चल सकी। पहले दिन से संसद के दोनों सदनों में हंगामा होता रहा। जंतर मंतर की घटना के बाद पहले शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग उठी और फिर गृह मंत्री के जवाब की डिमांड हुई। गृह मंत्री जवाब देने को तैयार हुए तो विपक्ष सुनने को तैयार नहीं हुआ। नतीजा ये हुआ कि हर दिन लोकसभा की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ता गया। अब इस मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। एनडीए के निशाने पर राहुल गांधी हैं। एनडीए ने संसद नहीं चलने देने के लिए राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराया। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्हें मनबढ़ू, उद्दंड और सनकी बताया है। तो संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्ष की जिद की वजह से संसद नहीं चल पाई। जो जैसा व्यवहार करता है, दुलरुआ होता है, मनबढ़ू होता है, राहुल गांधी वही व्यवहार कर रहे हैं। संसदीय व्यवस्था को तार तार करने का काम किया है। ठीक ही कहा सुधांशु जी ने, ये एक उद्दंड और एक मनबढ़ू लड़के की तरह काम कर रहे हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा ने कहा, मॉनसून सत्र में विपक्ष का रवैया गलत रहा। सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन छात्रों के आंदोलन में विपक्ष अपनी राजनीति चमकाने में लग गए। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि मॉनसून सत्र एक नेता के अहंकार, अनुशासनहीनता और उद्दंडता की भेंट चढ़ गया। पार्लियामेंट के फ्लोर पर आप रखते सारी बात, आपको जो लगता था, लेकिन इनका ये इशू ही नहीं था। इनको लगा कि इसी मुद्दा पर आंदोलन छात्र कर रहे थे, जेन्युइन उनका आंदोलन था, सही आंदोलन था, कर वो रहे थे, और ये अपना उस साइड से अपना राजनीति चमकाने के चक्कर में वो चाहते थे कि इसमें कोई रास्ता निकल जाए। मॉनसून सत्र संसद का एक नेता के अहंकार, अनुशासनहीनता और उद्दंडता की भेंट चढ़ गया। संसद की कार्यवाही में हर मिनट लगभग 2.5 लाख खर्च हुए। 1 घंटे में 1.5 करोड़, 6 घंटे में 9 करोड़। लेकिन संसद का मॉनसून सत्र का ये अहम वक्त यूं ही जाया हो गया। 8 बिल पास, लेकिन 6 बिल पर कोई चर्चा नहीं हुई। हंगामे के बीच कई अहम विधेयक अटक गए। 20 जुलाई से 17 अगस्त तक चला मॉनसून सत्र। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखे गतिरोध, नारेबाजी और लगातार हंगामे के कारण बिना किसी खास कामकाज के अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। भोजपुर के बिलौटी गांव में 17 जून को चली गोलियों की गूंज करीब 2 महीने बाद भी थमी नहीं है। बस फर्क इतना है, तब सवाल था भरत तिवारी को गोली क्यों मारी गई, और आज सवाल बदलकर ये हो गया है कि अगर गोली गलत थी तो जवाबदेह कौन है। सरकार ने पहली बार उस परिवार के दर्द को सरकारी फैसले की शक्ल दी है। ये रिपोर्ट देखिए। किसी फिल्म का डायलॉग है कि अपराध की दुनिया में जब कोई नाम गूंजता है तो उसके पीछे सिर्फ जुर्म की कहानियां नहीं होती, कुछ घरों के चिराग बुझने की एक पूरी दास्तान होती है। भोजपुर की सरजमी पर एक ऐसा ही नाम था, भरत तिवारी। एक ऐसा नाम
जो विवादों के साए में इस कदर घिरा कि उसकी जिंदगी का अंत गोलियों की तड़तड़ाहट यानी पुलिस एनकाउंटर में हुआ। वो एनकाउंटर जिसने बिहार की सियासत में भूचाल ला दिया। महकमे से लेकर चौपाल तक सिर्फ एक ही सवाल छोड़ गया, क्या कानून के हाथ वाकई इतने लंबे हैं कि वो इंसाफ की धज्जियां उड़ा दें? पुलिस के मुताबिक भरत के पास अवैध हथियार था जिसकी बदौलत वो पुलिस को धमका रहा था। 17 जून को पुलिस और एसटीएफ कार्रवाई के लिए पहुंची। पुलिस के मुताबिक उसे हथियार डालने को कहा गया। इसके बाद पुलिस और भरत के बीच फायरिंग हुई। भरत को गोली लगी। इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। स्थानीय लोगों के मुताबिक भरत ने सरेंडर कर दिया था, लेकिन सरेंडर के बाद भी पुलिस ने उसका एनकाउंटर किया। कहानी किसी फिल्म जैसी नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा खौफनाक और उलझी हुई है। शुरुआती दौर में पुलिस की फाइलें इसे एक मुठभेड़ बताती रही, लेकिन जब वर्दी पर सवाल उठने लगे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई, खुलासे हुए, तो कानून को झुकना ही पड़ा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक भरत के शरीर में 5 गोलियों के घाव थे। गोलियां शरीर के निचले हिस्से में लगी थी। एक बाईं जांघ के ऊपरी हिस्से में, दूसरी बाईं जांघ में, 2 दाहिनी जांघ में और एक बाएं पैर में, कुल 5 गोली। और यहीं से शुरू हुआ इस कहानी में नया मोड़, जहां मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस मामले में एक बड़ा कदम उठाया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सीएम ने लिखा, न्यायिक जांच की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर दिवंगत भरत तिवारी के परिवार को आर्थिक सहायता और एक परिजन को सरकारी नौकरी दी जाएगी। तो मानो आंसुओं के समंदर में किसी ने मरहम रख दिया। हालांकि इससे पहले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने खुद शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात भी की थी। कहा जाता है कि सूरज कितना भी तेज चमके, राख के नीचे दबी चिंगारी को बुझा नहीं सकता। भरत तिवारी इस दुनिया में नहीं है। न्यायिक जांच की रिपोर्ट अभी अंतरिम है, यानी दूध का दूध और पानी का पानी होना अभी बाकी है। पर सरकार ने मरहम लगाने की कोशिश की है, आर्थिक मदद देकर, सरकारी नौकरी का सहारा देकर। पर 17 जून को आखिर हुआ क्या था, इसका जवाब अभी भी सवालों के घेरे में ही है। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि न्यायिक जांच की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर बिहार सरकार द्वारा दिवंगत भरत तिवारी के परिवार को आर्थिक सहायता एवं एक परिजन को सरकारी नौकरी प्रदान की जाएगी। अब इस खबर के बाद सियासत गर्मा गई। एक तरफ एनडीए ने इसका स्वागत किया तो विरोधी दलों ने निशाना साधा है। आखिर सरकार को झुकना पड़ा, सम्राट चौधरी को झुकना पड़ा। तो जब आपने मान लिया ये फेक इनकाउंटर है, तो आप बिहार की जनता से, देश की जनता से सम्राट चौधरी जी माफी मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? कार्रवाई करेंगे उन लोगों पर जिनके आदेश पर ये गोलियां चली। भरत तिवारी के परिजनों को मुआवजा भी मिलना चाहिए, नौकरी भी मिलनी चाहिए और साथ ही साथ न्याय भी मिलना चाहिए। सरकार न्याय देने के पक्ष में नहीं है। इतनी लंबी जांच के बाद, इतने लंबे अरसे के बाद सरकार ये नहीं बता पाई कि किसके आदेश पर भरत तिवारी को गोली मारी गई, भरत तिवारी की हत्या किस अधिकारी ने करवाई। न्यायिक जांच आयोग की अंतिम रिपोर्ट के आधार पर परिवार को आर्थिक सहायता देने और एक परिजन को सरकारी नौकरी प्रदान करने का निर्णय स्वागत योग्य है और ये सरकार की मंशा को रेखांकित करता है। किसी भी घटना में पीड़ित परिवार को न्याय सहयोग से वंचित नहीं रखा जाएगा। ऐसे संवेदनशील मामलों पर सरकार कितनी गंभीर है, ये पता चला। उनके परिवार से मिला गया, जिस जवान ने गोली चलाई थी उसकी गिरफ्तारी हुई, कई पुलिसकर्मी निलंबित हुए, कई का हस्तांतरण हुआ और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने परिवार को आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की। जो लोग भरत तिवारी जी के मामले में राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे, उनके मुंह पर करारा तमाचा लगा है। जो भरत तिवारी मामले में भी उनका बयान आया है कि जो न्यायिक जांच का रिपोर्ट आएगा उसके आधार पर राज्य सरकार उन्हें न्याय देने और जो भी रिपोर्ट आएगा, रिपोर्ट के आलोक में उनको मदद की जाएगी। और ऐसा फिर अन्य मामलों में भी समान रूप से बिहार सरकार न्याय के साथ खड़ी है।
बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर देश की सबसे पुरानी शोध संस्थान ने एक रिपोर्ट जारी की और सरकार से कानून रद्द करने की सिफारिश की। पर सरकार का साफ कहना है कि बिहार में शराबबंदी थी और आगे भी जारी रहेगी। इतना ही नहीं, जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने तो एनसीएईआर को लीगल नोटिस भेजने की चेतावनी दी डाली है। आखिर क्यों, इस रिपोर्ट में देखिए। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च साल 1956 में इस संस्था की स्थापना हुई। उद्देश्य सरकार, उद्योग और जनता को आर्थिक नीतियों के निर्धारण में मदद के लिए स्वतंत्र उच्च गुणवत्ता वाला व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान और डेटा विश्लेषण उपलब्ध कराना था। केंद्र और राज्य सरकार के साथ मिलकर अब तक इस संस्था ने कई रिसर्च किए और नीति निर्धारण में मदद भी की। पर बिहार में लागू शराबबंदी कानून पर आई हालिया रिपोर्ट के बाद अब जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता ने आरोप लगाया है कि संस्था ने शराब कंपनियों के दबाव में आकर ये रिसर्च किया। दूध के रक्षा के बाद बिलाई के शराब की कंपनियों में जिसकी पूंजी लगी हुई है, और हम लीगल नोटिस करेंगे इनको। जान छोड़ने वाले हम लोग नहीं हैं। जिन शराब जो कंपनियां शराब का धंधा करती है, पूंजी निवेश उसमें करती है, अगर उनके द्वारा ये सर्वे करा करके क्या बेटियों के जीवन को बर्बाद करना चाहते हो? अर्थशास्त्री रत्ना सहाय की अध्यक्षता में की गई स्टडी में बिहार में लागू शराबबंदी को फेल बताया गया और इसमें बदलाव के सुझाव दिए गए। पर बिहार सरकार का कहना है कि शराबबंदी कानून में कोई बदलाव नहीं होने वाला। बिहार में पहले से शराबबंदी है और आज भी है और आगे भी रहेगा। अभी उस पर किसी भी तरह का कोई संशोधन नहीं। बिहार में शराबबंदी कानून महिलाओं की सुरक्षा और सामाजिक सुधार के उद्देश्य से लागू किया गया था। एनसीएईआर की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस उद्देश्य को हासिल करने में कानून असफल रहा। राजस्व और पुलिस पर जो दबाव पड़ा वो अलग, पर सरकार इस कानून पर टस से मस होने को तैयार नहीं। अब देखना होगा शराबबंदी पर छिड़ी ये बहस यहीं दम तोड़ देती है या मामला और भी तूल पकड़ता है। पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हाजीपुर में सुबह सुबह हुई ठेकेदार की हत्या ने कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। हैरानी की बात यह कि पूरी वारदात महज 25 सेकंड में अंजाम देकर अपराधी मौके से फरार हो गए। ऐसे में सवाल है कि सुबह के वक्त जब शहर जाग रहा था तब अपराधियों के हौसले इतने बुलंद कैसे थे? 25 सेकंड में ठेकेदार की हत्या। कैमरे में कैद राम नरेश राय के कातिल। सबसे बड़ा सवाल, किसने रची मर्डर की साजिश? चीख पुकार और चित्कार और आक्रोशित लोगों के बीच तफ्तीश करते पुलिस वालों की ये तस्वीरें हत्या की उस खौफनाक वारदात के बाद की है, जिसे बेखौफ अपराधियों ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए महज 25 सेकंड में अंजाम दिया है। जिसके बाद से वैशाली के दिग्घी में हड़कंप मचा हुआ है और पुलिस महकमे में खलबली, क्योंकि दिन की शुरुआत ही खून खराबे से हुई है, जिसकी तस्दीक सीसीटीवी कैमरे में कैद ये तस्वीरें कर रही है। तो बहुत बड़ा घटना हम लोगों के लिए, एक परिवार का सदस्य था हम लोगों के, पूरे गांव का एक सदस्य थे, एक मुखिया थे वो। ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा घटना है। हम लोग गांव का ऐसा कभी घटना नहीं हुआ है। जानकारी के मुताबिक वैशाली जिले के दिग्घी इलाके के रहने वाले राम नरेश राय पेशे से ठेकेदार थे। वो सुबह 5:12 पर हर रोज की तरह वॉक के लिए निकले थे। वो घर से करीब 200 मीटर दूर तालाब के पास पहुंचे ही थे, तभी 2 अपाचे बाइक पर सवार होकर 4 बदमाश मौत का फरमान लेकर आ धमके और पलक झपकते ही यमराज बनकर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने लगे। राम नरेश राय को 4 गोली लगी, वो जमीन पर गिर पड़े। फायरिंग की आवाज पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे।
लोगों ने राम नरेश राय को हिलाया डुलाया, लेकिन तब तक ठेकेदार ने दम तोड़ दिया था। लेकिन बदमाशों की ये तस्वीरें मौकाए वारदात पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। चारों आरोपियों की तस्वीरों को पुलिस ध्यान से पहचान ले। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि 2 बाइक पर 4 अपराधी मॉर्निंग वॉक कर ठेकेदार के करीब बाइक रोकते हैं। राम नरेश अपराधियों को देखकर कच्चे रास्ते की ओर भागते हैं। चंद सेकंड में 2 अपराधी गोली मारकर बाइक पर सवार होकर फरार हो जाते हैं। लोगों का कहना है कि राम नरेश राय ने अपनी दुकान लीज पर दी थी। उसकी सड़क मुकेश राय की जमीन से होकर जाती थी। मुकेश राय का कहना था कि रास्ते से आना जाना है तो रंगदारी दो, नहीं तो रास्ते से जाने नहीं देंगे। मुकेश राय, गुलजार राय, सहदेव राय, इनका पूरे परिवार जो आपको हम देख लेंगे, आपका जीने नहीं देंगे, हत्या कर देंगे। क्यों धमकी दिए थे? वो वजह एक जो गाड़ी जो उनका गोदाम जो दिया लीज पर, तो रोड मेरे में है, मैं यहाँ का दादा हूँ, मुझे रंगदारी चाहिए, नहीं तो आपका गाड़ी नहीं जाएगा किसी भी हाल में। इसी वजह से आपको कहा जाए तुमको हत्या करे। लगभग 50 आदमी मेरे गांव का है। आपका सदर थाना का आईओ था, आईओ के सामने बुलाइए, उनको भी सामने कहा था आपको मार देंगे। अब तो घटना कहा कि जांच हो रही है और जांच में पता चलेगा कि कोई ज़मीन से जुड़ा हुआ मामला है, कोई अन्य तरह के मामले जुड़े हुए हैं, तो जुड़ने का सारा चीज़ का खुलासा सरकार करेगी। उसके बाद आपको बताएंगे कि आगे और किस तरह की कार्रवाई करें। हत्या के बाद लोगों का गुस्सा सड़क पर फूट पड़ा। शव के साथ लोग घटनास्थल पर बैठ गए और सड़क जाम कर जल्द गिरफ्तारी की मांग करने लगे। पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े करने लगे। ऐसे में एसपी शुभांक मिश्रा मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाकर शांत कराया। 1 डेढ़ महीने पहले का एक मामला सामने आ रहा है जिसमें जमीनी विवाद के चलते एक पक्ष है, उनके साथ उनका पहले विवाद हुआ है। उस संबंध में केस भी सदर थाना दर्ज किया। अब सवाल यह है कि क्या मुकेश राय ने हत्या की साजिश रची है? क्या मुकेश राय ने बदमाशों को हायर किया था? क्या मुकेश राय ने ही राम नरेश राय की सुपारी दी थी? अगर ऐसा नहीं है तो राम नरेश राय की हत्या की साजिश किसने रची है? ये वो तमाम सवाल हैं जिसके जवाब पुलिस को देने हैं, क्योंकि अब पुलिस के सामने चुनौती सिर्फ हत्यारों को पकड़ने की नहीं, बल्कि हत्या की वजह और इस पूरे नेटवर्क का खुलासा करने की भी है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि पुलिस कब तक आरोपियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाती है और अपनी साख बचाती है। न्यूज़ 18 के लिए वैशाली से प्रफुल्ल कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो वहीं ठेकेदार राम नरेश राय की हत्या के बाद पुलिस ने जांच अब तेज कर दी है। तिरहुत प्रमंडल के आईजी चंदन कुशवाहा पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। आईजी ने बताया कि शुरुआती जांच में हत्या का मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ लग रहा है और परिजनों ने भी इसी तरफ इशारा किया है। पुलिस का दावा है कि जल्द मामले का खुलासा कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। दृष्टिया बातचीत से प्रतीत हो रहा है कि कुछ जमीनी विवाद है 2 पक्षों में, उसमें उसके क्रम में ये किया गया है, ऐसा प्रथम दृष्टिया लग रहा है, लेकिन अभी अनुसंधान जारी है। पूरी तरह से जब स्थिति स्पष्ट होगी तभी कुछ कह पाएंगे। और इसी बीच रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मोतिहारी से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। पुलिस टीम पर हमला की खबर है। अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस की टीम मौके पर पहुंची थी, जहां टीम पर हमला कर दिया गया। खान पिपरा गांव में पुलिस पर पथराव किए गए हैं और इस पथराव में पुलिस की 2 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई है। पथराव में पुलिस की गाड़ियों के शीशे भी टूटे हैं। कई पुलिसकर्मियों के घायल होने की सूचना मिल रही है। दोबारा हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए पुलिस की टीम मौके पर पहुंची थी, लेकिन कार्रवाई के विरोध में लोगों ने हंगामा किया और हंगामा इस कदर कि पुलिस टीम पर पथराव शुरू कर दिया गया। औरंगाबाद से बड़ी खबर है। बारूण में निगरानी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। शिक्षक शशि भूषण घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किए गए हैं। मैट्रिक का प्रमाण पत्र देने के एवज में 10,000 रुपए की रिश्वत ले रहे थे।
केशव उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का ये मामला बताया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिक्षक शशि भूषण घूस लेते गिरफ्तार किए गए हैं। किया गया सत्यापन के पश्चात ये कांड जो है प्रथम दृष्टया सत्य प्रतीत हुआ। कांड दर्ज किया गया 97/26 और उसके बाद आज ट्रैप की कार्रवाई की गई, जहां पे वो जो शशि भूषण कुमार शिक्षक हैं और समन्वयक हैं उनके द्वारा रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किए गए हैं आज और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। पटना में सीएम सम्राट चौधरी ने नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में हिस्सा लिया। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में 70वीं बीपीएससी में चयनित 2027 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया गया। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नए अधिकारियों से कहा, आपने लोक सेवा जन कल्याण का रास्ता चुना है। आप जितने ईमानदार होंगे बिहार उतना तरक्की करेगा। सेवा तभी कर पाएंगे जब भय मुक्त होकर काम करेंगे। सीएम सम्राट ने कहा, साल 2025-30 तक बिहार के नौजवान को 1 करोड़ रोजगार और सरकारी नौकरी से जोड़ा जाएगा। मैं तो आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि सरकारी नियुक्ति आपने कैरियर जरूर चुना है, लेकिन ये लोक सेवा का रास्ता है साथियों, ये जन कल्याण का सेवा का रास्ता है, क्योंकि आपकी कलम की स्याही से किसी न किसी नागरिक का सम्मान बढ़ेगा, उनके जीवन उन्नति का रास्ता खुलेगा। ये आपको तय करना है साथियों, क्योंकि जिस भी फाइल पर आप दस्तखत करेंगे उस फाइल से एक परिवार, एक समूह, एक समाज इंतजार कर रहा होगा कि हमको न्याय मिल सके। इस बार हम लोगों की एनडीए की सरकार ने तय किया 2025 के मैनिफेस्टो में कि हम अगले 5 वर्षों में 2025 से लेकर 2030 तक हमारी सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी और आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में बिहार के नौजवानों को सरकारी नौकरी और रोजगार 1 करोड़ नौजवानों को इससे जोड़ने का काम किया जाएगा। तो वहीं बीपीएससी में चयन होने पर सफल अभ्यर्थियों ने भी खुशी जताई है। सबने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के प्रति आभार जताया। तो मैं बिहार सरकार को थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि बाहर की स्टेट के होने के बाद भी बहुत ही फेयर तरीके से ये एग्ज़ाम हुआ, इसका एविडेंस नहीं हुआ एक्चुअल में। तो थैंक यू। मुख्यमंत्री जी को क्या कहना चाहेंगे सीएम को? थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने जो ये वैकेंसी लेके आए उससे बहुत सारे लोगों को बहुत फ़ायदा भी हुआ और फिर अलग अलग तरह के डाइवर्सिफाइड लोग इस वैकेंसी में आ पाए। बहुत चीज़ें चेंज होंगी, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएगा। पहले जो एक संघर्ष का लाइफ था वो कहीं ना कहीं एक खत्म होने के कगार पे, और एक नया दूसरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे कुछ चीज़ें मिलने वाली हैं, तो उसको अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। मुझे बहुत खुशी है, बहुत सालों की मेहनत रंग लाई है। फाइनली हमारे हाथ में ये अपॉइंटमेंट लेटर है और हमें एम्प्लॉयमेंट जो है वो बिहार ने ही रोजगार दिया है, तो उसके लिए हम बिहार की सरकार का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे।